बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, पावर क्या होती है। ठीक है, तो करंट आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि उस करंट से कैसे हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए टीवी चल रहा है, टीवी को आपने कई घंटे तक कंटिन्यू चला रखा है, तो आप उस पर हाथ लगा के देखना कि वो गर्म हो जाता है। इवन मोबाइल फोन होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसे आप कंटिन्यू बहुत देर तक यूज कर रहे हो, वो गर्म होने लगता है। उसकी क्या वजह होती है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हीट जनरेट होती ही क्यों है। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है आप सब अच्छे से समझ चुके हो कि मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे, करंट इस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बीच में ऐसा नहीं कि सीधे निकल जाएगा, बहुत सारे और एटम्स है जिनसे टकराएगा। तो टकराने से इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जब दो चीजें कोलाइड करती हैं, देखिए एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कभी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अभी मैं कुछ बोल रही हूं तो मेरी जो ये साउंड एनर्जी है वो एनवायरमेंट में जा रही है, कोई उसे सुन रहा है। ठीक है, या फिर देखिए आपने बटन दबाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने पंखे को घुमाया, पंखे का घूमना वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, कहीं भी चेंज नहीं हो रही। सोलर एनर्जी होती है, धूप आती है, वो फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, तो वहां यूज हो जाती है, वहां से हम उसे प्लांट को खाते हैं, हमारे अंदर आ जाती है, हम कुछ काम करते हैं तो वहां कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। उसी तरह से कभी भी जब दो चीजें कोलाइड करती हैं, दो चीजें कोलाइड करने का मतलब क्या है, अगर ये यहाँ से चल के जा रहा है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक और पोटेंशियल दो एनर्जी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी चीज की स्पीड की वजह से, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होती थी किसी भी चीज की पोजीशन की वजह से। तो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास कौन सी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को कैरी करके ले जा रहा है, लेकिन जब ये ले जा रहा है तो बीच में इसके पास एटम्स पड़ रहे हैं, इससे टकराएगा, यहाँ टकराएगा, ऐसे टकरा टकरा के बाहर निकलेगा। तो जितनी बार भी ये टकराएगा, इसकी जो खुद की काइनेटिक एनर्जी है, भाई देखो सीधी बात है, मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो ब्लड होती है ब्लड की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो तेजी से जाती है। स्पीड जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा थी, लेकिन ये किसी चीज से टकरा गया तो इसकी एनर्जी कम हो गई। तो इसकी एनर्जी कहाँ गई, तो इसकी एनर्जी जब दो चीजें कोलाइड करती हैं तो वहां हीट जनरेट होती है। तो यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, इस तरह से टकराता टकराता निकलेगा, तो हर जगह इसकी जो एनर्जी है उसमें लॉस होगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में निकल जाएगी, हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। किसी भी चीज का जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो चीज ज्यादा जल्दी गर्म होती है। जैसे कि हम प्रेस करते हैं कपड़ों पे, वो गर्म होती है तो ही वो काम करती है। तो वो गर्म क्यों होती है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जहां पर रेजिस्टेंस होगा वहां पर हीट जनरेट होगी ही। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो हीट वाला फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं कि हीट क्यों जनरेट होती है, हम उसे सीधे सीधे रेजिस्टेंस के साथ लिंक कर सकते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसी तरह से हीट निकलती है। तो यहाँ पे ये समझ आया कि हीट क्यों जनरेट होती है। तो जो हीट जनरेट होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कैसे, देखिए, तो हीट जनरेट लिख लेते हैं, हीट जनरेट इज प्रोपोर्शनल टू, जो हीट जनरेट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मतलब किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है स्क्वायर ऑफ करंट। जिस भी सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, जिस सर्किट के बारे में आप हीट का पता करना चाहते हैं, उस सर्किट का जितना करंट फ्लो कर रहा होगा उसका स्क्वायर, मतलब जो हीट है, हीट को अगर मैं यहाँ पे H लिख दूं तो इस वाले टर्म से मैं क्या कह सकती हूँ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। मतलब आपके पास एक वायर दे रखा है, उसमें आप जितना ज्यादा करंट
होगी। क्यों? जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे मतलब क्या है कि जितने ज्यादा करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे पर यूनिट टाइम, तभी करंट ज्यादा होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तेजी से मूव कर रहे हैं तो टकराएंगे भी ज्यादा, टकराएंगे ज्यादा तो जो हीट एनर्जी है वो भी ज्यादा जनरेट होगी। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा उसमें से हीट निकलेगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है ये स्क्वायर ऑफ करंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है इसका रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस किसी का कितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो यहां से लिख सकती हूँ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, थर्ड होगा टाइम फॉर विच द करंट इज पास। मतलब जितने ज्यादा टाइम तक आप करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा उसमें से क्या है हीट जनरेट होगी। सिंपल सा एग्जांपल है, फोन को कंटिन्यू यूज करो कई घंटे तक, वो गर्म होने लग जाएगा। फैन को कई घंटे तक चलाते रहो वो गर्म होने लग जाएगा। टीवी को कई घंटे चलाते रहो वो गर्म होने लग जाएगा। तो जितने ज्यादा टाइम तक आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करोगे उतने ज्यादा ही वो क्या होगा, हीट जनरेट करेगा। इसे कहते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, अभी इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्केयर आर टी। I स्केयर की तो प्रोपोर्शनल है R के और T के। इसी को कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल का तापन नियम हिंदी वालों के लिए। ठीक है, समझ आया? आई थिंक कोई डाउट नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहां तक सबको समझ आ गया? तो ये हमारे पास आ गया जूल का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा हमने कहा था कि रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी चीज का उतना ही ज्यादा वो हीट जनरेट करेगा। तो बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। मतलब हीट ज्यादा चाहिए, हीट ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें वहां रेजिस्टेंस को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। रेजिस्टेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस वाले पॉइंट के लिए। अगर मुझे R को इंक्रीज करना है, मुझे पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A। ठीक है, अगर मैं रो को बढ़ा दूं, L को बढ़ा दूं और A को घटा दूं, भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो भी R बढ़ेगा, लेकिन A इसके इनवर्सली है, नीचे है, अपॉन में है। इसका मतलब है अगर A घटेगा तो R बढ़ेगा। ठीक है, तो रो कैसे बढ़ा सकते हो आप? आपने पढ़ा था मेटल और अलॉयज पढ़ा था। तो मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर का मतलब है उनमें से करंट इजीली फ्लो करेगा, और जो करंट को रोके वो ही रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस मुझे बढ़ाना है तो मुझे गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जो अलॉयज होते हैं आपके पास वो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपको रेजिस्टिविटी को बढ़ाना है, रो क्या था यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को बढ़ाना है तो आपको अलॉयज यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा है लेंथ को बढ़ाना है। आपने देखा होगा, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जो आयन होती है या फिर आप बल्ब कह लीजिए या रॉड कह लीजिए, सभी में जो वायर है वो घुमा घुमा के लगा रखा होता है। या फिर हीटर की अगर मैं बात करूं तो हीटर में इस तरह से पूरा घुमा घुमा के वायर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसको घुमाने का मतलब है कि हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी। मैं अगर सिंपल एक वायर लगा दूं उसकी लेंथ तो नहीं बढ़ेगी। घुमाने का मतलब है, कॉइल करने का मतलब है कि मैंने लेंथ बढ़ा दी। अगर इसकी लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी तो R इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एरिया। एरिया को अगर मैं डिक्रीज कर दूं, अगर मुझे R बढ़ाना है तो मैं एरिया को डिक्रीज करूंगी। एरिया को डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि मुझे थिन वायर्स यूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, थिन वायर्स यूज करने हैं। अगर मैं सारे काम करती हूँ तो उस सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसका कहाँ कहाँ यूज होता है उसके कुछ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। बाकी अपने घरों में देखा है, प्रेस जो होती है, हीटर होता है, रॉड होती है, ये सारे गीजर होता है, ये सारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो अगर हम रॉड की ही बात करें या हीटर की बात करें, हीटर में क्या है, जो वायर है वो कॉइल्ड होता है।
कॉइल्ड होने की वजह से, मान लीजिए पहला एग्जांपल यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मान लीजिए इस तरह से जो हीटर है इसकी वायर को इस तरह से कॉइल्ड करके लगाया जाता है, और इसकी जो वायर होती है उसमें आप अलॉयज का यूज करते हो, अलॉय से बनाते हैं इस वायर को। क्यों? ताकि इसका जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो अपने आप रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपके पास क्या आएगा, हीट आएगी। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड, अगर हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब कैसे वर्क करता है, देखिए इस तरह से होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने देखा हो बारीकी से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पतली गूंज होती है, वो इस तरह से कनेक्ट होती है, इस तरह से। ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट से, एक नेगेटिव पॉइंट से। अच्छा, जो ये वाली कॉइल होती है, सबसे पहली बात तो जो वायर होता है ये होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का वायर यूज करने का फायदा क्या है, देखो टंगस्टन होते, हमें क्या चाहिए, या हमें ये गर्म करना है, गर्म करना है, लेकिन हमने कहा कि बहुत पतला है। बहुत पतला क्यों लगाया, बहुत पतले का मतलब है थिन हो गया, थिन का मतलब हो गया यहाँ का एरिया बहुत कम हो गया, एरिया बहुत कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो उसे थिन ले रहे हैं, दूसरा उसे कॉइल कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। अगर हम रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ाएंगे तो जो चीजें होगी वो गर्म ज्यादा होंगी, गर्म ज्यादा होंगी तो वो मेल्ट हो सकती हैं, इसलिए हम यहाँ टंगस्टन का वायर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन है वो 3380 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, मतलब 3380 अगर उसका डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कर दिया जाए उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू होगा। ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक भी मेल्ट नहीं होता, ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, मेल्ट नहीं होता लेकिन गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि इसकी जो हीट एनर्जी है वो हमें लाइट की फॉर्म में दिखनी शुरू हो जाती है और हमें उजाला दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आ, सब हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, आपका पॉइंट दे रखा है बुक में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इतना समझ आ गया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक आयन होती है, प्रेस जो होती है, ठीक है, इस तरह से होता है इसका नीचे सरफेस, इसके सरफेस के नीचे यहाँ पे एक लेयर जो हमें दिखती है, वो उसके नीचे एक लेयर और होती है, वहां पे क्या है, बहुत सारी कॉइल वायर लगी होती हैं, उनसे क्या है, ये फिलामेंट गर्म हो रहा होता है, मतलब हीट जनरेट हो रही होती है। लेकिन जो नीचे वाला सरफेस होता है उसमें अगर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, ठीक है, हीट हमें चाहिए लेकिन हमें करंट नहीं चाहिए। अगर बाई चांस हमारा हाथ टच हो जाएगा, उसमें करंट भी आ रहा होगा तो क्या होगा, हमें करंट लग जाएगा, शॉक लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला जो एलिमेंट है, सबसे नीचे वाला जो सरफेस है प्रेस का, जो आप बाहर से देखते हो, वो ऐसे मटेरियल का बना होता है जो कि हीट का तो गुड कंडक्टर हो, मतलब हीट को तो अपने आप से पास होने दे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो, बैड कंडक्टर, ताकि वो करंट को पास ना होने दे। तो ऐसा एक मटेरियल हम जो यूज करते, इतना समझ आ गया। चलो एक लास्ट एप्लीकेशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है वो और देख लेते हैं, यहां से रब कर देती हूँ। लास्ट एप्लीकेशन है इसका फ्यूज बनाने में। ठीक है, अब तो वैसे एमसीबीज का यूज होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, लेकिन फ्यूज कैसे वर्क करता है, फ्यूज क्या होता है, सबसे पहले तो लाइव लाइन में लगा होता है, न्यूट्रल वाली में नहीं होता, लाइव में होता है, जहां से करंट आ रहा होता है। ठीक है, मेन जो लाइन होती है, मान लीजिए बाहर से आपने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को लेके आए, तो जहां पे मेन होता है आपका, तो मान लीजिए एक अर्थिंग का वायर होता है, एक लाइव वायर होता है, तो लाइव वाला होता है वो रेड होता है हमेशा, ठीक है, और अर्थिंग वाला जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा ब्लैक होता है। ठीक है, तो जो लाइव वायर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक अप्लायंस लगाते हैं जिसे हम कह रहे हैं फ्यूज। देखिए फ्यूज कैसे काम करता है, फ्यूज में कुछ नहीं होता, इस तरह से आपने देखा भी होगा, सीमेंटेड से बने होते हैं, इसमें एक इस तरह से जो ऊपर वाला है उसे हम निकाल भी लेते हैं, लगा भी देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से अंदर वाले की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ दो पॉइंट होते हैं,
ये बाहर से लाइट आ रही होती है, ठीक है। ये हमारे घर की बाकी फिटिंग है, घर से कनेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में एक क्या करते हैं, एक वायर लगा देते हैं पतला सा, जिसे हम फ्यूज वायर कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो एक लिमिटेड अमाउंट के करंट को तो पास होने देता है, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा अगर करंट आ जाता है तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म होके ये मेल्ट हो जाता है। अच्छा, बाहर से लाइट आ रही है और घर में कनेक्ट है, अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो ये सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो हमारे घरों तक बिजली पहुंचेगी ही नहीं। तो जो शॉर्ट सर्किट होता है या फिर टू फेज जिसे कहते हैं, लाइट ज्यादा आ जाती है, एक लिमिट से ज्यादा 220 वोल्ट की आनी होती है घरों में, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आ जाती है तो क्या है, ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने से क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो गया। और आपने पढ़ा है कि जब तक एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं होता उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ से करंट यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इसके आगे फ्लो नहीं होगा। तो इस वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है क्या, फ्यूज। ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही तो है कि एक लिमिट से ज्यादा उसमें करंट आ रहा है तो उसकी हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है तो वो पिघल रहा है, और पिघल रहा है तो वहां से सर्किट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप घरों में भी देखते हैं। ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेसिस सारे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर या फिर विद्युत शक्ति, इसको हिंदी में कहते हैं। तो पावर होती क्या है, 9th क्लास में आप थोड़ा सा पढ़ के आए हो, अगर नहीं याद है डेफिनेशन लिख देते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क मतलब आप 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल लेते हो या 20 किलोमीटर चल लेते हो, वो आपकी पावर है, ठीक है। मान लीजिए 2 पर्सन है, उनमें से एक व्यक्ति 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो हम कहेंगे जो 5 किलोमीटर चलता है, जो ज्यादा चलता है, उसकी पावर ज्यादा है। मतलब जो जल्दी अपने काम को कर ले उसे कहते हैं हम उसकी पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, मैंने रेट का मतलब भी समझाया था पहले। रेट का मतलब है किसी भी चीज को हम टाइम के साथ देख रहे हैं। तो पावर के लिए अगर मैं P लिखूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क को काम करने का रेट। रेट मतलब काम हम कितनी जल्दी कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, ठीक है। अपॉन में T आ जाएगा। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में हमने वर्क को एक जगह पढ़ा था, अगर आपको याद है तो हमने क्या पढ़ा था, V जो होता है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। मतलब यूनिट चार्ज को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जा रहे हो, तो उसे ले जाने में आप जितना वर्क करते हो उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे, ठीक है। यहां से मैं वर्क निकाल सकती हूँ, तो W क्या आ गया, V इंटू Q। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है। Q का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। यहाँ से मैं Q निकाल सकती हूँ, तो Q निकालने के लिए मुझे T को इधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से Q क्या आ गया, Q इज इक्वल टू आ गया IT। ये Q इज इक्वल टू IT मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो W क्या आ गया, W इज इक्वल टू V इंटू IT, ठीक है। या फिर W इज इक्वल टू VIT लिख सकती हूँ मैं। यहाँ V पोटेंशियल है, I करंट है और T टाइम है, जितने टाइम के लिए आपने कोई डिवाइस यूज करी है, ठीक है, या फिर जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ है। इतना समझ आ गया। अच्छा, यहाँ से एक चीज और रख सकते हैं, W इज इक्वल टू V क्या होता है, V होता है आपका IR, तो मैं इस V की जगह IR पुट कर सकती हूँ, तो क्या बन जाएगा, IR आ गया और यहाँ पे IT हो गया। 2 जगह I है तो क्या कर सकते हैं, I स्क्वायर RT कर सकते हैं इसे। ये भी W का फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला W का ये आ गया, दूसरा ये आ गया, ये या फिर ये एक ही बात है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, V की वैल्यू तो मैंने पुट कर ली, V की जगह अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I क्या आ जाएगा, V अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं I की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू I की जगह रखो V अपॉन R का स्क्वायर RT, ठीक है। तो W क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT, क्या बचा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T टाइम, ठीक है। इतना आ गया, ये आ गया इसका थर्ड फॉर्मूला। अच्छा, अब मेरे पास वर्क के 3 फॉर्मूले आ गए। वर्क के तीनों फॉर्मूले में यहाँ रख सकती हूँ, तो अगर मैं यहाँ से पहला फॉर्मूला रखूंगी P इज इक्वल टू, वर्क की जगह रखो VIT अपॉन टाइम कर दो,
टी से टी कट गया तो क्या आ गया वी आई। तो पहला फॉर्मूला जो आ गया पावर का आपके पास ये रहा। दूसरा है P इज इक्वल टू, अगर मैं वर्क की जगह इस पर क्या रखूं आई स्केयर आर टी, तो आई स्केयर आर टी अपॉन में टी, मतलब सब में से टी कट जाएगा तो यहाँ आई स्केयर आर रह गया। तीसरा फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूँ तो वी स्केयर टी अपॉन आर है, तो यहाँ भी टी कर दो नीचे, तो वी स्केयर अपॉन आर रह गया। समझ में आ गया? जो भी आपके पास वर्क के फॉर्मूले आए उनमें सब में से टी हट जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब हमने 3 फॉर्मूले क्यों निकाले? सबसे पहली बात तो अगर आपसे पावर पूछ ली जाए और आपको पोटेंशियल और करंट दे दिया जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। हो सकता है पोटेंशियल ना दे, वो सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस दे, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तीसरा, अगर वो करंट ना दे, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे, थर्ड फॉर्मूला लगा सकते हो। इन शॉर्ट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर इसमें पुट कर देना, तीनों फॉर्मूले आपके पास निकल जाएंगे। एक बार V को पुट कर दो, एक बार I को पुट कर दो, बाकी दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हो गए। तो ये होता है आपका पावर। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पावर की यूनिट निकालना चाहूँ तो वर्क क्या था मेरे पास, जूल होता है वर्क की यूनिट, और टाइम की होती है सेकंड। जब वर्क जूल में दिया गया हो और टाइम सेकंड में दिया गया हो, तो जब पावर की यूनिट होगी वो होगी वाट। वाट को हम W लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने पहले डिफाइन किया था वैसे मैं 1 वाट को डिफाइन कर सकती हूँ। 1 वाट कब होगा? जब 1 जूल कार्य होगा 1 सेकंड में होगा। मतलब यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ 1 पुट कर दिया, तो ये 1 आ गया। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? 1 वाट इज दैट पावर ऑफ दैट डिवाइस। 1 वाट इज पावर ऑफ दैट डिवाइस विच डू 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। मतलब वो डिवाइस जो 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क कर दे, तो हम उसकी पावर कितनी कहेंगे? 1 वाट। ठीक है, फॉर्मूले से ही आपको डेफिनेशन निकालनी, 1 वाट की डेफिनेशन कई बार आ जाती है। इसके अलावा इसकी और भी यूनिट है पावर की, वो देख लेते हैं। ये बड़ी यूनिट, ये वाट जो होता है वो छोटी यूनिट है पावर की। 2 बड़ी यूनिट और हैं, एक होता है किलोवाट। किलो का मतलब होता है, ऐसे लिख देंगे किलोवाट, ये होता है 10⁻³ वाट या फिर 1000 वाट। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, एक और इसकी यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP लिखते हैं इससे, वो होती है 746 वाट, मतलब 746 के बराबर 1 हॉर्स पावर होती है। ठीक है, ये बात होगी पावर की। अच्छा, एनर्जी की भी एक कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम यूनिट ही कहते हैं, यूनिट। जैसे कि आपने सुना होगा घरों में कि इतने यूनिट का बिल आया है, जो बिल आया है वो यूनिट के अकॉर्डिंग आता है। तो एक यूनिट एनर्जी होती क्या है? एक जो यूनिट एनर्जी होती है वो 1 किलोवाट आवर की इक्वल होती है। 1 यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, ये वाली। अच्छा, वर्क को ही एनर्जी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, पावर की बात नहीं कर रहे। अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो वर्क या फिर एनर्जी जो मैं निकालूंगी वो किसके बराबर आ गई? P इंटू टी, इसके बराबर आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एनर्जी होती है आपकी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। 1 किलोवाट आवर को कैसे लिख सकती हूँ? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, एनर्जी की दूसरी यूनिट जो हम अब तक पढ़ते आए हैं वो जूल है, लेकिन इसकी कमर्शियल यूनिट जो है वो किलोवाट आवर है। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? किलोवाट आवर और जूल को देखने वाले हैं कि एक दूसरे के कितने बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर, किलोवाट का क्या मतलब है? 1000 वाट आवर, जूल, और जब ये सेकंड में होता है तब पावर निकालते हैं हम। तो आवर की जगह अगर मैं इसका क्या करूं? सेकंड बनाऊं तो 3600 सेकंड आ जाएगा। तो इसको क्या करूंगी मैं? ये 1000 और 3600 इसे लिख सकती हूँ 36 इंटू 10⁻³ ये रही, 2 ये रही, 5 कर दूंगी, या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 कर सकती हूँ इसे। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, ये हो गया 1 किलोवाट आवर। ये क्या था? वाट इंटू सेकेंड। यहां से देखो ये क्या है? वाट इंटू सेकेंड। एनर्जी वर्क क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। ये किसमें है? वाट इंटू सेकेंड। तो हम इसे कितना कह रहे थे? जूल ही तो कह रहे थे।
वाट के साथ में सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो तो जूल आ जाएगा, तो ये हो गया जूल। इसका मतलब है जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। ठीक है, समझ आया? इसे कहते हैं 1 यूनिट के बराबर, ये यूनिट के टर्म में मापा जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। कई बार निकलवा लिया भी जाता है यहाँ से कि कमर्शियल यूनिट बताओ एनर्जी ये क्या होती है। 2 नंबर का आएगा तो आपको पूरा लिख के दिखाना है, 1 नंबर का आएगा तो भी आप लिख के दिखा सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं। चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन चैप्टर में जितने सारे भी फॉर्मूले हमने यूज किए हैं वो सारे मैंने एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में इजी रहे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत इजीली आ जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। और रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे तो यहाँ जरूर ही न्यूमेरिकल आता है। तो समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE, मतलब जितने सारे इलेक्ट्रॉन है उसे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने करंट पढ़ा था, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है उसके साथ में टाइम लगा दो, करंट इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी फ्लो कर रहे हैं उसे हम करंट कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क इन मूविंग वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर चार्ज, वर्क इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, वो आपको पोटेंशियल हो गया था। उसके बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल टू IR होता है। उसी में हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L अपॉन A। रो क्या था यहाँ पे? रेजिस्टिविटी। यहीं से हम दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रो क्या हो गया? RA अपॉन L। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला होता है, सब कुछ हम ऐड कर दो तो यहाँ पे जो निकलेगा वो हमेशा हर किसी से बड़ा होगा। मान ली 1 1 1 1 के जुड़े हुए हैं 4, ठीक है, तो 4 आएगा। इसका मतलब 4 जो है हर किसी से बड़ा है। या फिर 1 2 3 के 3 जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 1 + 2 + 3 तो टोटल 6 आएगा। इसका मतलब टोटल आएगा वो हमेशा इनसे बड़ा ही होगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब है कि जो RS है वो हर रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। इसके अपोजिट जो RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालते हो वो हम मिनिमाइज करने के लिए निकालते हैं। तो जो RP आएगा, जितने भी सारे रेजिस्टेंस वहां लगे होंगे उन सबसे छोटा होगा। ठीक है, पहचान। उसके बाद है हीट। हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा, हीट एक एनर्जी होती है। तो 3 फॉर्मूले थे, VIT, I²RT और V²/RT। ठीक है, पावर में सिर्फ T हट जाता है तो हमने T हटा के यहाँ से फॉर्मूले निकाल लिए। अच्छा, यहाँ से अगर आप यूनिट निकालना चाहो तो यहाँ पे क्या हो गया? कूलम, ये क्या हो गया? एम्पियर, इसकी वोल्ट, ये भी वोल्ट हो गया। ये क्या हो गया? ओम, इसका क्या हो गया? ओम मीटर, या रेजिस्टेंस वही ओम, यहाँ पे भी ओम। हीट ये एनर्जी है, इसकी क्या हो गई? जूल, और इसकी पावर की क्या हो जाती है? वाट। तो ये इनकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।